स्वागत है दोस्तों आज के एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को पढ़ने से पहले सेल से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को मैंने मेंशन किया है कि जो सेल बायोलॉजी से हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाता है, चाहे सेट हो, नेट हो या आपके SSC हो या नीट हो। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, फिर इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें मैंने मेंशन किया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कि इसको कैसे बनाएं। आप खुद ही आंसर दे देंगे, इतना भरोसा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से कि सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ सेल, सेल होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन हमारा क्या कहता है। डेफिनेशन है कि जीवों के शरीर की या बॉडी की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। अर्थात ये कहना क्या चाहता है हमारा डेफिनेशन कि जिस प्रकार से एक घर बहुत सारे ईंटों से मिलकर बना रहता है या पत्थरों से मिलकर बना रहता है, और ये ईंट या पत्थर उस घर को एक आकार देते हैं, और साथ ही साथ उस घर को आकार देने के साथ साथ उस घर की ये क्या भी रहती है, ये मजबूती भी होती है। उसको आकार भी देती है, उसको मजबूती भी देती है। इसी प्रकार से हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो हमारा शरीर है ये लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, और ये जब जीवित है कोशिका, इसलिए हम भी जीवित हैं। ये हमारे शरीर को एक आकार भी देती है और हमारे आकार और संरचना प्रदान भी करती है। ये क्या करती है, हमारे शरीर में को संरचना प्रदान करती है। साथ ही साथ ये फंक्शनल भी है, ये काम कर रहे हैं इसलिए हम जीवित हैं। ये जीने के लिए आवश्यक एनर्जी को भी हमको देती है। तो ये है हमारा सेल। और सेल की एक खास खूबी रहती है कि ये स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं हमारी बॉडी का। मतलब यदि मैं कोशिका को हमारे शरीर से अलग किया जाए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और इसको कल्चर मीडिया में ग्रोथ किया जाए, तो इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से जीने के लिए सक्षम होती है कोशिका। तभी उसको हम कोशिका कहते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो करती है। मतलब स्वतंत्र रूप से वो जीवन यापन कर सकती है यदि उसको पर्याप्त इन्वायरमेंट दिया जाए तो। इसकी खोज के बारे में अगर देखें तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। चलिए ठीक, अभी तो इंट्रोडक्शन हम देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिंसिपल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल जब वैज्ञानिकों ने दिया तो कुछ क्राइटेरिया था, ऐसे ही प्रिंसिपल नहीं दे दिया गया है। प्रिंसिपल की हर एक छोटी छोटी बातें किसी खास चीज़ को क्या करती है, इंडिकेट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं प्रिंसिपल, इसको दिया किसने, सेल्डेन एंड स्वान ने इस थ्योरी को दिया था, और रुडोल्फ विर्चॉव ने भी क्या किया था, जो दिया गया था सिद्धांत, उसमें कुछ पॉइंट को ऐड किया था। चलिए देखते हैं सिद्धांत को कि सेल थ्योरी आखिर में क्या कहती है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी होती क्या है। पहला पॉइंट है इसमें, सभी जीव, जितने भी जीव हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से तथा कोशिकीय उत्पाद से बने रहते हैं। कहने का मतलब जो जीवित है वो कोशिका है। हर एक जीव जो जीवित रहता है वो कोशिका से ही मिलकर बना रहता है। अगर कोशिका से मिलकर बना नहीं है तो उसको हम जीवित नहीं मान सकते। ये हमारा सेल थ्योरी पहला कहता है। अब देखते हैं दूसरा सेल थ्योरी हमारा क्या कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि सभी कोशिका की केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी समान होती है। कहने का मतलब प्रत्येक जीव में जो पाए जाने वाले केमिकल्स हैं, क्योंकि जो बहुत सारे केमिकल से मिलकर बने हैं, वो सब एक जैसे रहते हैं। और साथ ही साथ इसमें चलने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, आपका क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, पायरिक एसिड का ऑक्सीडेशन है, बहुत सारे ऐसे जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो एक कोशिका के अंदर चलती है। यदि कोई कोशिका है तो इसमें जिस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, क्रेब्स साइकिल चल रहा है, उसी प्रकार से कोई प्लांट है तो उसमें भी चलेगा, एनिमल है तो उसमें भी चलेगा, यदि वो बैक्टीरिया है तो भी उसमें भी चलेगा, जो भी जीव है उसमें चलेगा जो कोशिका से मिलकर बना है, क्योंकि हर एक जीव कोशिका से ही मिलकर बना है। इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर दिया गया है। अब आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है
सभी कोशिका की उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से ही होती है। कहने का अर्थ ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि यदि कोई नई कोशिका की उत्पत्ति होती है तो पुरानी कोशिका से ही होगी। एक पुरानी कोशिका ही डिवीज़न करने के बाद नई कोशिका को जन्म देती है और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। कोशिका स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकता, उसके पूर्ववर्ती कोशिका से ही उसकी क्या होती है, उसके मदर कोशिका से ही डॉटर कोशिका का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला शब्द दिए गए इसके लिए। आगे अगला पॉइंट हमारा कहता है कि इनहेरिटेंस की यूनिट क्या होती है, यह होती है हमारी कोशिका। कहने का मतलब आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल को लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन जाती है, कोशिका ही जाती है। क्योंकि डीएनए किस में रहता है, हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है और न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, कोशिका के अंदर। तो इस प्रकार से केंद्र कोशिका में ही क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है और यही जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं आनुवांशिक गुण को। तो इनहेरिटेंस की यूनिट भी क्या होती है, कोशिका ही होती है। देखिए एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, प्रिंसिपल में किस चीज़ों को दिया गया है। कह सकते थे प्रिंसिपल बनाते टाइम कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित है वो क्या है, कोशिका है। नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसे बोल दिए तो प्रोकैरियोटिक जीव में तो केंद्रक ही नहीं पाया जाता। इस हिसाब से थ्योरी हमारा गलत हो जाता। थ्योरी में ये भी कहा जा सकता था जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो वही क्या है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो वही कोशिका है। नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया प्राय नहीं जाता। ऐसा भी बोल सकते थे जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कोशिका कह देते हैं। ऐसा कहते तो भी क्या होता था, हमारा थ्योरी गलत हो जाता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बहुत सारी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। यहाँ तक कि यदि हम न्यूक्लियस की बात करें कि केंद्रक जिनमें पाया जाता है वो यदि कोशिका हम ऐसे बोलते हैं, यहाँ तक कि आरबीसी में भी क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। इसलिए सेल थ्योरी में उन चीज़ों को लिया गया है जो उसके बारे में सटीकता को प्रदान करती है। हर एक कोशिका के लिए जो लागू हो जाए, वो बैक्टीरिया हो, प्लांट कोशिका हो या किसी भी प्रकार की कोशिका हो, जो कोशिका है उन सब के लिए ये 4 थ्योरी लागू ही होती है। पहले 3 थ्योरी को दिया गया था, बाद में एक थ्योरी को एक स्टेटमेंट को जोड़ा गया जिसको बोलते हैं कि कोशिका इनहेरिटेंस की यूनिट होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में दिया गया है एक एक्सेप्शन, यह है इसका अपवाद। जो वायरस रहता है ये हमारा न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन के मिश्रण से बना रहता है। इस कारण ये क्या नहीं है, ये हमारा ए सेलुलर है, ए सेलुलर, ये हमारा सेल नहीं है। ठीक, क्या नहीं है, वायरस हमारा सेल नहीं है। जब वायरस की डिटेल से स्टडी करते हैं तो आप लोग पाओगे इसमें हमको क्या, विरियान को पढ़ना रहता है, वायरॉइड पढ़ना रहता है, वीरिसॉइड पढ़ना रहता है और प्रियान पढ़ना रहता है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं वायरस को जब स्टडी करते हैं डिटेल से। तो फिलहाल अभी हम इतना ही समझते हैं कि वायरस क्या है, एक अपवाद है जो कोशिका से मिलकर बना नहीं रहता। ये एसेलुलर है, ये कोशिका ही नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर में जाता है, किसी होस्ट के सेल के अंदर जाते ही ये वायरस एक्टिव हो जाता है और जीवित सेल जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन ये स्वयं नहीं जाता, अपने डीएनए या आरएनए को ही होस्ट के सेल के अंदर डालता है और उससे फिर अपना प्रोटीन बनाकर न्यू बैक्टीरिया का निर्माण करता है। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। अगर टाइप्स ऑफ सेल की बात किया जाए तो सेल जो है वो 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल और तीसरा मेसोकैरियोटिक सेल। सबको डिटेल से स्टडी करेंगे धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से कि प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब, प्रो का 2 मीनिंग रहता है। इसको अगर हम देखें तो पहला है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी या अनडेवलप्ड। प्रिमिटिव मतलब होता है आद्य, प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक प्रकार का या अविकसित प्रकार का, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। अविकसित प्रकार के केंद्रक वाले कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जिन कोशिकाओं में प्रिमिटिव पुराने टाइम का, जैसे विकास के क्रम में देखते हैं कि पुरानी कोशिका अविकसित थी, तो अविकसित प्रकार के केंद्रक जिनमें पाया जाता है वो सभी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जो विकसित नहीं रहती, क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। डीएनए अंदर है, इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होने के कारण इसको बोलते हैं अविकसित या प्राइमरी आद्य प्रकार का कोशिका। ये किसमें पाया जाता है, देखते हैं हम आगे।
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन इसको समझाने के लिए हम बोल देते हैं कि जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। लेकिन वो क्या है, सही नहीं रहता। इसमें सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले डीएनए वो प्रेजेंट रहता है प्रोकैरियोटिक्स में भी। और ये किसके अंदर आते हैं, इसमें आते हैं बैक्टीरियल सेल्स आते हैं। जितने भी बैक्टीरियल सेल हैं वो सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स को। यूकैरियोटिक्स, अगर यूकैरियोटिक्स को यदि हम समझें, यू का मतलब होता है ट्रू या डेवलप्ड या मॉडर्न, और कैरियन शब्द लिया गया है केंद्रक के लिए, केंद्रक। तो देखिए इसमें अच्छे से, ऐसा केंद्रक या ट्रू या सत्य या डेवलप्ड या मॉडर्न प्रकार का केंद्रक जिस कोशिका में उपस्थित होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इस सेल की पहचान क्या होती है कि इस सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट है, केंद्रक के अंदर मेम्ब्रेन उपस्थित है, मेम्ब्रेन से ही घिर कर इसका डीएनए अंदर क्रोमैटिन के रूप में पैक रहता है। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर जितने भी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी चीज़ उपस्थित रहते हैं यूकैरियोटिक्स में। जबकि प्रोकैरियोटिक्स में ये कोशिकांग जिसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इनका अभाव होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर आता है हमारा एनिमल कोशिका और प्लांट कोशिका। दो कोशिका हैं जिनको हम यूकैरियोटिक्स के अंदर डालते हैं, एनिमल और प्लांट्स। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं मेसोकैरियोट क्या होता है, क्योंकि मेसोकैरियोटिक आपको सुनने के लिए नया लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह है मेसोकैरियोटिक सेल्स। देखो, मेसोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, रहने के लिए तो ये ऐसे कोशिका रहते हैं जिनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। जिसके अंदर क्या उपस्थित है, केंद्रक न्यूक्लियस उपस्थित है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जब डिवीज़न करते हैं, जब एक कोशिका विभाजन करते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का करते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि केंद्रक का विभाजन होने के लिए सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। फिर कोशिका के साइटोप्लाज्मा का विभाजन होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेसोकैरियोट में सबसे पहले साइटोकाइनेसिस होगा, फिर लास्ट में होता है कैरियोकाइनेसिस। मतलब सबसे पहले इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, फिर बाद में जाकर किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और इस प्रकार का विभाजन हम बैक्टीरियल सेल में देखते हैं। तो इस कोशिका को हम बोलते हैं मेसोकैरियोट, जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक के बीच में आता है। ठीक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में आता है, जिसके केंद्रक में मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि इनमें जब सेल डिवीजन का समय आता है तो इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो एमाइटोसिस प्रकार का होता है। एमाइटोसिस कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है कि इसमें केंद्रक पहले विभाजन करने से पहले कोशिका द्रव्य के विभाजन होता है, फिर सेकेंड नंबर पे होता है केंद्रक का विभाजन। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन या साइटोप्लाज्मा का विभाजन कह सकते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका है जिनमें दोनों के गुण तो पाए जाते हैं लेकिन विभाजन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेसोकैरियोट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल कुछ दिए हैं। जो आपका आता है प्रोटोजोआ और मेराइन एल्गी आते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ये सब। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है अभी। तो यहाँ पर कुछ हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ अंतर पाया जाता है और कुछ समानताएं भी पाई जाती है। अभी इसको धीरे धीरे देखेंगे, डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ समानताएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका को यदि हम बाहरी से देखें, इनमें सेल वॉल पाया जाता है, सही है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो इनमें भी क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल दोनों में उपस्थित है। ठीक, दोनों की कोशिका द्रव्य वाले पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, दोनों में उपस्थित है। इसमें जो डीएनए पाया जाता है, देखो ये इसको लिखे हैं क्या, इसमें न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्यों कहते हैं, देखिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले तो क्या है, एब्सेंट है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट है, इसलिए बिखरी हुई अवस्था में किसमें पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्मा में ही पड़ा हुआ है। और इसमें जो पाया जाता है ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है हमारा डीएनए। ठीक, अंतर और समानता देखें। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70 इस प्रकार का है, और इसमें पाया जाता है वो राइबोसोम कितने प्रकार का है, इसमें जो पाया जाने वाला राइबोसोम 80 इस प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक में सिर्फ 80 इस प्रकार का पाया जाता है, नहीं। इस साइटोप्लाज्मा में 80 क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70 और जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे
तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसमें हम देखेंगे इसमें राइबोसोम कितने प्रकार का पाया जाता है, तो राइबोसोम में पाया जाता है 55 इस प्रकार का राइबोसोम। तीनों प्रकार के राइबोसोम हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में कितने, सिर्फ 70 एस ही पाया जाता है। ये अंतर है, समानता तीनों प्रकार के किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में। लेकिन हम अंतर स्पष्ट करने के लिए सिर्फ 70 और 80 एस का एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो इनमें देखिए, इनमें मीजोजोम पाया जाता है। मीजोजोम क्या है, मीजोजोम एक बहुत महत्वपूर्ण क्या अंग है। क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम करने वाला ये क्या है, एक अंग है। मेम्ब्रेन जो रहता है यही फोल्ड हो गया है अंदर की तरफ, जिसको इनवेजिनेट बोलते हैं, और इसी में फिर रिस्पिरेशन चलता है। रिस्पिरेशन कहने का मतलब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जितने भी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले साइकिल्स हैं वो सब यहाँ पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जगह यहाँ पर मीजोजोम में चलता है, जबकि यूकैरियोटिक्स में कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ये सिंपल है, सबको आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें क्या भी पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, पिलस भी पाया जाता है। ये मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजेला, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और पिलस ये जब फ्यूजन करते हैं, एक दूसरे से संयुग्मन करते हैं, तो एक बैक्टीरिया को से दूसरे बैक्टीरिया को चिपकने में मदद करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा काम है और बहुत सारे इसके टाइप्स भी रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो यूकैरियोटिक्स रहते हैं सेल्स, जैसे प्लांट सेल की एग्जांपल, इसमें गोल्गी बॉडी पाया जा रहा है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, इसमें वैक्यूल्स पाया जा रहा है, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारे अंग, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बहुत सारे अंग हैं जो कि इसमें नहीं है, प्रोकैरियोटिक्स में ये पाए नहीं जाते। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके लिए पार्ट 2 वीडियो भी आएगा। चलिए हम फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस यहाँ पर कुछ मैंने अंतर लिखा है, कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रोकैरियोटिक्स, यहाँ पर यूकैरियोटिक्स। सबसे पहले करते हैं साइज। तो 0.02 से 2.0 म्यूएम डायमीटर या चौड़ाई में क्या रहता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज़ बड़ा रहता है। ये 10 से 100 माइक्रोन तक रहता है। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, जिसको हमने आर्किया लिखा है। आर्ची बैक्टीरिया भी क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और इसमें एग्जांपल है प्लांट्स और एनिमल यूकैरियोटिक्स का, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रक की बात करें, इसमें अपसेंट होता है। वही बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट है, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, अपसेंट, या प्राइमरी टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का। इसमें ट्रू रहता है, विकसित प्रकार का। न्यूक्लियर ऑर्गेनिल्स, जो भी कोशिकांग रहते हैं, ये क्या रहते हैं, इनमें अपसेंट रहता है, लेकिन इसमें सभी प्रेजेंट रहते हैं। फ्लैजेला, ये किससे मिलकर बना रहता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, जबकि इसमें क्या पाए जाते हैं, मैक्रोट्यूब्यूल्स और मैक्रोफिलामेंट। मैंने बताया था जब मैंने आपको माइकोप्लाज्मा का टॉपिक पढ़ाया था, तब वहाँ पर था। साइटोप्लाज्मा में साइटोस्केलेटन इसमें पाया नहीं जाता। देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मैक्रोफिलामेंट इसमें पाए नहीं जाते, लेकिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम की बात करें तो इसमें 70 इसमें 80 पाया जाता है। क्रोमोसोम संख्या की बात करें तो 1 या 1 से अधिक होता है, इसमें भी 1 या 1 से अधिक। लेकिन यहीं पर बात किया जाए यदि हिस्टोन प्रोटीन की, देखिए हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर है अपसेंट, क्योंकि ये क्रोमैटिन के रूप में नहीं, इसमें डीएनए सर्कुलर फॉर्म में साइटोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। लेकिन इसमें क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये केंद्रक के अंदर पैक होकर क्रोमैटिन का रूप लेते हैं, फिर बाद में ये क्रोमोसोम में रूपांतरित हो जाते हैं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम चर्चा कर लेते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। देखिए माइकोप्लाज्मा, मैं पहले से एक माइकोप्लाज्मा का टॉपिक ले लिया तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी जो वीडियो देख ली है। माइकोप्लाज्मा को ही सबसे छोटा कोशिका कहा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछेंगे, आपको हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी में नहीं, कि दुनिया का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो ये है आपका माइकोप्लाज्मा, जो वायरस से बड़ा होता है लेकिन बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ये सबसे पहला है। अगर सेकेंड नंबर देखें, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। ठीक, ऑस्ट्रिच का जो एग रहता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है दुनिया में। अगर बात की जाए यहाँ पर, ठीक, लेकिन यहीं पर मैं बात करूँ, ये तो एनिमल की बात हो गई, जंतु कोशिका की। लेकिन प्लांट कोशिका में सबसे बड़ा कौन है, ये देखिए प्लांट कोशिका में सबसे बड़ा जो रहता है सेल का आकार, वो है साइकस का ओव्यूल। ये पादप कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका होती है, साइकस का ओव्यूल। अब आगे देख लीजिए, सबसे जो लंबा रहता है मनुष्य में कोशिका, लंबी कोशिका, ना कि बड़ी,
लंबी कोशिका जो रहती है वो रहता है न्यूरॉन। जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं रहती है यही सबसे लंबी कोशिका होती है। लेकिन यदि पादप में बात किया जाए कि पादप में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो होता है हेम्प के रेशे। ये एक फाइबर्स होता है जिससे रस्सियाँ बनाई जाती है, कपड़े का निर्माण होता है। तो उन कोशिकाओं की कोशिकाएं क्या रहती है, सबसे लंबी रहती है पादप में। यहाँ पर पादप और जंतु दोनों का एक साथ में लेकर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। लेकिन यहाँ पर अगर हम सबसे ऊंची कोशिका की बात करें, देखिए सबसे ऊंची कोशिका एक शैवाल है पादप की, जिसको बोलते हैं एसिटिबुलेरिया। एसिटिबुलेरिया ऐसी कोशिका है जिनका आकार बहुत बड़ा रहता है, साइज उनकी, लंबाई, ऊंचाई में। यहाँ पर हम किस में बात कर रहे हैं, ऊंचाई में बात कर रहे हैं। अगर मनुष्य की बात किया जाए तो मादा का एग सबसे बड़ा होता है। मनुष्य की बात कर रहे हैं ना कि एनिमल। ह्यूमन की जब बात करते हैं तो क्या है, मनुष्य के में पाया जाने वाला एग सबसे बड़ा होता है और स्पर्म सबसे छोटा होता है। लेकिन ऐसी कोशिकाएं जो कोशिका विभाजन नहीं करती, तो आपके लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक ही नहीं पाया जाता, इस कारण ये विभाजन नहीं कर पाती। और साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं भी कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती हैं। ये कोशिकाएं क्या नहीं कर पाती, नई कोशिकाओं को जन्म नहीं दे पाती। इनका निर्माण खास किस्म की कोशिकाओं में होता है जिसको हेमेटोपोएटिक सेल बोलते हैं, जो क्या इसमें रहता है, हमारे हेमेटोपोएटिक सेल से ही इनका निर्माण होता है। ठीक, बोन मेरो में जो उपस्थित होते हैं। चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन की। देखिए ये पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा जीव है जो कोशिका नहीं है। क्या नहीं है, कोशिका नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। हम जानते हैं, कोई हमने देखा है सेल थ्योरी में कि हमारा अपवाद कौन है, वायरस। वायरस क्या है, वायरस ही है जो कोशिका नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को किसके आधार पर बांटा गया है। तो किसके आधार पर बांटा गया था, हमने साफ साफ बताया था, पढ़ते हमने देखा था कि केंद्रक में जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही हमने उसको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कहा। क्योंकि हम जानते हैं यू और प्रोकैरियोटिक का अर्थ ही होता है प्राइमरी प्रकार का केंद्रक और विकसित प्रकार केंद्रक और अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक। तो यह है केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक, अगला है, कौन सा कथन कोशिका सिद्धांत में नहीं है, कौन सा कथन है जो कोशिका सिद्धांत में कहा गया था। देखिए ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये नेट में भी बार बार आता है और नीट में भी। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके ये आपके दिमागी क्षमता को चेक करने के लिए। कौन सा कथन है जो कहा गया, कोशिका सिद्धांत में कहा गया। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना है, ये सच है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना रहता है, लिपिड और प्रोटीन। लेकिन क्या इस बात को कोशिका सिद्धांत में कहा गया था, नहीं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, सही है। लेकिन क्या इसको कहा गया था कोशिका सिद्धांत में, तो नहीं कहा गया था। क्या कहा गया था, इसमें से देखिए, नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है, ये सही है। क्योंकि इस बात को कोशिका सिद्धांत के अंदर कहा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता, सही है। लेकिन कोशिका सिद्धांत देते समय इन किसी भी बातों को उसमें कहा नहीं गया था। सिर्फ कौन सी बात को कहा गया था, इस बात को कहा गया था कि क्या होता है, नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। चलिए आगे देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार के सेल के डीएनए में नहीं पाया जाता। मैं बार बार बता चुका हूँ कि यूकैरियोटिक में क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है डीएनए के साथ। डीएनए के साथ क्या उपस्थित है, हिस्टोन प्रोटीन, जो ऑक्टोमर अवस्था में उसमें पैक रहते हैं। लेकिन बैक्टीरिया सेल और माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन पाया नहीं जाता। इसलिए डी आपका बोथ, ये आपका सही निकलता है यहाँ पर आंसर। और हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ऐसा प्रोकैरियोटिक जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव है। तो आपने पहले वीडियो को में देखा होगा कि माइकोप्लाज्मा ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसलिए अपने आकार को बदलता है, इसलिए इसको पादप जगत का जोकर कहते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। देखिए अभी जो मैंने बताया, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन, माइकोप्लाज्मा। दुनिया के सबसे बड़ा जंतु कोशिका कौन है, तो हमारे जंतु कोशिका क्या होती हैं, आपको पता ही है, शुतुरमुर्ग का अंडा ही क्या है सबसे बड़ी कोशिका।
तो और पादप में यदि बात करते हैं तो क्या था, मैं बोला था साइकस का बीजांड सबसे बड़ी कोशिका होती है। ह्यूमन में यदि बात करें सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन में, तो मैं बोला था क्या, एग सबसे क्या होती है, बड़ी कोशिका, सॉरी छोटी कोशिका है ये। तो छोटी कोशिका कौन सी है हमारी, स्पर्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका है एग। ह्यूमन की बात कर रहे हैं इस कारण। और हम आगे बढ़ें, ह्यूमन में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है। प्लांट की सबसे लंबी कोशिका हमने बोला था कि हेम्प के जो रेशे होते हैं ये सबसे लंबे होते हैं, सही है, हेम्प के रेशे। और सबसे ऊंची कोशिका कौन सी है प्लांट में, स्टेबुलेरिया, जो क्या है आपका शैवाल है। और ऐसे ही ऐसी कोशिकाएं जो ह्यूमन में विभाजन नहीं करती, तो मैं बोला कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल और हमारे शरीर में पाए जाने वाले न्यूरॉन जो क्या नहीं करते, विभाजन में भाग नहीं लेते हैं, वो कोशिका विभाजन नहीं करते, जीवन अवस्था G0 अवस्था में ही वो अरेस्ट रहते हैं। और ऐसा जीव जो कोशिका ही नहीं है, देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि वायरस को हम क्या नहीं मानते, जीव नहीं मानते, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो जीवित जैसा व्यवहार करता है, इसलिए ये निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसका आंसर यही रहेगा कि वायरस ही है ऐसा जो क्या नहीं है, कोशिका नहीं है। ये जीवित तो है लेकिन कोशिका नहीं है, इसलिए इसको निर्जीव और सजीव के बीच में रखा जाता है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का क्लास यहाँ होता है ख़त्म। इसमें से अगर कोई भी आपको नई बातें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जितने भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आए। और साथ ही साथ इसका मैं और पार्ट लाऊंगा, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि हम और सीखते जाएं और चीज़ें फिर हमारे लिए आसान होती जाएंगी। तो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।